आज हम लोग रेनल एनाटॉमी में और भी डीप जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ ही ग्लोमेरुलस में जैसे फिल्ट्रेशन होता है उसका जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में भी हम आज जानेंगे। दी रेनल कॉर्पसल consist of two things. One is glomerulus and another one is Bowman's capsule, that is Bowman's. So the Bowman's capsule and glomerulus is called renal corpuscle. ये जो आर्टरी यहाँ से जा रहा है ये वाला है एफरेंट आर्टरी और जो वाला निकल रहा है उसे हम कहेंगे एफरेंट आर्टरियोल। सिर्फ बॉडी में यही एक जगह है जहाँ पे एक बार एक आर्टरी एक कैपिलरी सप्लाई बनाने के बाद फिर से आर्टरी होकर ही निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वेन तो बाद में निकलेगा, वो हम लोगों ने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो रेनल एनाटॉमी के बारे में डिस्कस किया था उसमें देखा था। सो अभी ये बीच वाला जो पार्ट है ये है ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलस में ये जो सेल्स हैं ये सारे सेल्स हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि ये फेनेस्ट्रेटेड होते हैं। तो इसका हम इलेक्ट्रोमैग्निफिकेशन में कैसा देख सकते हैं उसका पिक्चर देखते हैं। सो एक फर्स्ट स्टेज से लिया गया पिक्चर है, आप इसका इलेक्ट्रोमैग्निफिकेशन देख सकते हैं जिसमें यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये सेल्स हैं। ठीक है, ये सारे सेल्स हैं और ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सारे सेल्स हैं और इनके बीच में पोर्स है। ठीक है, जिसे कहेंगे हम एंडोथेलियल सेल पोर्स। किसी किसी बुक में इसको अलग से लिखा गया है कि ऐसे एक सेल है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पोर्स हैं। बट इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो सेल्स है उनके बीच में एक गैप है। ठीक है, उनके बीच में यहाँ पे गैप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गैप है। तो ये एंडोसेल्स के अंदर पोर्स हैं। इस पोर्स से क्या क्या निकलता है एंड इसका डायमीटर कितना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं कि यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, जो तीन चीज़ें यहाँ पे बैरियर का काम करती है। पहला हो गया एंडोथेलियल सेल्स, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, दूसरा चीज़ जो है वो है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसे इस ऐसे प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये जो लाइन है इससे प्रेजेंट किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कैसा दिख रहा है देखिए, जो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो पार्ट है, ये जो लाइन गया है ना, इसे हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका भी स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, और थर्ड पार्ट क्या है, वो है पोडोसाइट्स। ये जो आप दिख रहे हैं ऐसे सेल्स हैं, ये है पोडोसाइट्स। ठीक है, तो तीसरा हो गया पोडोसाइट्स, ये वाला हो गया तीसरा। तो ये तीन चीज़ों से यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बनता है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मेम्ब्रेन बनता है वो तीन चीज़ों से बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेड वाले सेल्स हैं, ये रेड वाले सेल्स हैं। ठीक है, ये वाले हो गए फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल। उसके बाद नीला वाला पार्ट आ गया, ये वाला है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके बहुत सारे स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है। और उसके बाद ये आ गया पोडोसाइट्स। तो ये तीन लेयर से यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है बोल सकते हैं, वो बनता है। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो बैरियर है उसमें तीन चीज़ें हैं, फिर से देखते हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पोडोसाइट्स। अब एक के बाद एक को डिस्कस करते हैं। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी जो एंडोथेलियम होता है उसमें से कितने डायमीटर की चीज़ पास कर सकते हैं। सो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम जो है वो अपने अंदर से 100 nm से ज़्यादा बड़े चीज़ों को पस नहीं होने देता है। ठीक है, और पोडोसाइट और फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम दोनों मिल के रहते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिल के 50 to 100 nm के ऊपर के कोई चीज़ को पस नहीं होने देते हैं। तो फिर यहाँ से क्या क्या पस हो सकता है, तो यहाँ से जैसे सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स आराम से यहाँ से पस हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन 100 nm से छोटा है, जो माइक्रो एल्बुमिन बोल सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा पस हो सकता है, एकदम छोटा प्रोटीन, बट प्रोटीन एल्बुमिन पस नहीं होता है। उसका एक कारण है, उसका कारण है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का एक स्पेशलिटी है, वो अभी डिस्कस करते हैं। तो जो पोडोसाइट और फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम है वो 50 और 100 nm से ज़्यादा बड़े चीज़ों को पस नहीं होने देता है। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो उसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ऐसा जो लेयर होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन का, उसके अंदर और एक लेयर होता है। ठीक है, जो होता है कोलाजन का, और एक कोलाजन लेयर होता है टाइप 4 कोलाजन। और इस टाइप 4 कोलाजन के दोनों साइड में जो चीज़ रहता है वो है हेपारिन सल्फेट। ठीक है, दैट इज़ कैग हेपारिन सल्फेट। अब जो हेपारिन सल्फेट होता है वो खुद नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, तो सारे मेम्ब्रेन में नेगेटिवली चार्ज होता है। और ये मेम्ब्रेन क्या करेगा, जो नेगेटिव चीज़ें होगा वो उनको रिपल्शन करेगा। ठीक है, जैसे एल्बुमिन, तो इधर भी होगा और इधर भी पूरा नेगेटिव चार्ज रहेगा इस मेम्ब्रेन का दोनों साइड में। ठीक है, तो ये जो पिक्चर था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए दो लेयर है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज एरिया रहेगा।
ठीक है। तो फिर क्या होगा, एल्बुमिन यहाँ से पास नहीं कर सकता है, एल्बुमिन यहाँ से रिपल्शन हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ से 50 to 100 mm से ज़्यादा चीज़ पास नहीं हो सकता, तो क्या होगा, जो आरबीसी से वो पास नहीं हो सकते। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, जो यहाँ पे गए ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन वो क्या है, हेपारडैन सल्फेट है, ठीक है। हेपारिन नहीं है, ठीक है, हेपारडैन सल्फेट है। और यहाँ पे और एक चीज़ तो याद रखना है, यहाँ पे 100 mm से कोई भी चीज़ ज़्यादा इसको क्रॉस नहीं कर सकती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर को। तो ऐसे ही प्लाज्मा का सिलेक्टिवली साइज एंड चार्ज के अनुसार फिल्ट्रेशन होता है। रेनल कॉर्पसल का दो पार्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, एक था ग्लोमेरुलस और एक है बाउमेंस कैप्सूल। जो ग्लोमेरुलस है, इसका पार्ट जो होता है वो होता है ये एंडोथेलियल सेल्स एंड ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, GBM, ठीक है। सो एंडोथेलियल सेल्स एंड GBM, these two are parts of glomerulus, and the podocyte is part of Bowman's capsule. Okay, so podocytes is a part of Bowman's capsule, and the podocytes makes the visceral layer, ठीक है, visceral layer of Bowman's capsule. So there will be a parietal layer. So this is the parietal layer. So what is important? The podocytes are very important because podocytes contains a special protein. This is like this. Okay, so this is like this. In between every podocyte there is a protein, and this protein is a special protein which is called nephrin. The gap in between two podocytes, this gap is called filtration slit. Okay, so this is called filtration slit, and the nephrin it is called is diaphragm. It is like a diaphragm. Why? Because it is a thin layer एंड इसका डायमीटर बहुत कम होता है, ठीक है। सो फिल्ट्रेशन स्लिट जो होता है उसका डायमीटर कॉमनली होता है लेस देन 50 nm, ठीक है। मतलब 50 nm से ऊपर का जो भी चीज़ होता है उसको ये पास नहीं करने देता है, ठीक है। किसी बुक में 20 to 30 nm लिखा हुआ है। सो फिल्ट्रेशन स्लिट 50 nm से ऊपर के किसी भी चीज़ को इसके थ्रू पास होने नहीं देता है। और उसके ऊपर से नेफ्रिन नाम का एक प्रोटीन रहता है जो एकदम थिन मेम्ब्रेन बनाता है डायफ्राम की तरह, जो ऐसे दो हैंड की तरह से कनेक्ट होता है, और इसके बीच में से पास होना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसका जो गैप रहता है वो 7 to 8 nm रहता है, ठीक है। तो एक डायफ्राम की तरह काम करता है। इट रिक्वायर्स ए फिल्ट्रेशन फोर्स टू पास थ्रू दिस नेफ्रिन प्रोटीन, ठीक है। सो ये डायफ्राम के अंदर से पास होने में एक प्रेशर की ज़रूरत होता है। सो एक बार जल्दी से इस चीज़ को रिकैप कर लेते हैं, सम अप कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, पहले चीज़ है रेनल कॉर्पसल, ठीक है। रेनल कॉर्पसल से क्या चीज़ आया, ग्लोमेरुलस, और एक चीज़ क्या आया, बाउमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस का यहाँ पे दो पार्ट हैं, ठीक है। एक है एंडोथेलियल सेल्स, जो एंडोथेलियल सेल्स कहाँ से आ रहे हैं, जो आ रहे हैं एफरेंट आर्टेरियल एंड एफरेंट आर्टेरियल के बीच में जुड़ने से जो कैपिलरी बन रहा है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। और उस ग्लोमेरुलस में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एंडोथेलियल सेल्स। एंड इन एंडोथेलियल सेल्स का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, क्या, ये है फेनेस्ट्रेटेड, ठीक है, जिसमें छेद रहता है, सिंपल सी बात। और इसके नीचे एक स्पेशल लेयर रहता है जो है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके नीचे एक और लेयर रहता है जो है पोडोसाइट। अब जो बाउमेंस कैप्सूल का दो लेयर है उसमें से एक है पोडोसाइट जिसे हम कहते हैं विसेरल लेयर। अब पोडोसाइट्स के दो पोडोसाइट के बीच में जो स्पेस रहता है, ठीक है, वो होता है 50 nm से कम, और जो एंडोथेलियल सेल्स रहते हैं उनमें जो फेनेस्ट्रेशन रहता है वो कितना होता है, वो होता है 100 nm से, ठीक है, कम, ठीक है। मतलब 100 nm से ज़्यादा चीज़ों को वो पास नहीं होने देता है अपने अंदर से। अब जो पोडोसाइट का 50 nm का गैप है उसमें भी एक नेफ्रिन नाम का प्रोटीन मौजूद है जो हैंड की तरह पकड़ के रहता है और उसमें से गैप और कम कर देता है, जिसको हम कहते हैं स्लिट डायफ्राम, ठीक है, जो 7 to 8 nm के छोटे चीज़ों को पल्स होने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसमें क्या रहता है, हेपारिन सल्फेट। हेपारिन सल्फेट क्या करता है, वो खुद नेगेटिव होता है, तो नेगेटिवली चार्ज चीज़ों को रिपेल करता है, जैसे मोस्ट कॉमन चीज़ जो है वो है एल्बुमिन। और इसका हम लोगों ने एक पिक्चर देख लिया था अच्छे से, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एंडोथेलियल सेल्स हैं, फिर उसके बाद ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके बाद पोडोसाइट्स हैं। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बैरियर का 3 लेयर हम लोगों ने पढ़ लिया है ऑलरेडी। एंड जो बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है उसमें जो कोलेजन रहता है बीच में वो होता है टाइप 4 टाइप का कोलेजन। तो अभी तक ये हम लोगों ने पढ़ा। चलिए आप पढ़ते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो अब हम
देखेंगे कि ग्लोमेरुलस के थ्रू कैसे फिल्ट्रेशन असल में होता है, ठीक है। सो जो फिल्ट्रेशन होता है उसको हम एक रेट बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसका हम बोलते हैं GFR। किस रेट पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा करने रहेगा तो फिल्ट्रेशन रेट ठीक ठाक रहेगा, और अगर खराब रहेगा तो खराब हो जाएगा। तो फिर ये नियरली कितना होता है 125 ml पर मिनट, ठीक है। तो किसी किसी बुक में इसको 100 भी लिखा गया है, ओके 100 तक नॉर्मल है। तो हम लोग अब देखेंगे कि GFR कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो GFR जिस जिस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा उसको हम मेजर करने के बाद ही बोल सकते हैं कि ऐसे हम GFR कैलकुलेट कर सकते हैं। तो GFR जो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। तो एक मेम्ब्रेन है, उसके इधर से उधर कितना प्रेशर का डिफरेंस होता है, प्रेशर डिफरेंस कितना हो रहा है उसके ऊपर तो डिपेंड करेगा कि फ्लूइड किस साइड से किस साइड जाएगा। अभी यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है। सो ब्लड में मैक्सिमम जो चीज़ है वो क्या है, वो है वाटर, ठीक है। तो जो H2 होगा उसका एक प्रेशर रहेगा इस मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो यहाँ पे पहला जो चीज़ क्या रहेगा वो रहेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कहाँ का, ग्लोमेरुलस का। सो ए है ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, या फिर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी हम इसे बोल सकते हैं। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो क्या काम कर रहा है, यहाँ पे प्रेशर दे रहा है। अब जो बारमेंस कैप्सूल है, ठीक है, वो उतना भी बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ से सारी जगह से वाटर आ रहा है, ठीक है। अब ये तो एक फनल जैसा है ना, फनल है, इसका जो आउट ओपनिंग है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और ये क्या करेगा, एक बैक फायर करेगा, मतलब एक बैक प्रेशर देगा। किस चीज़ का, वो भी होगा पानी का, मेनली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। तो ये क्या करेगा, एक प्रेशर देगा जिसको हम बोलेंगे बाउमेंस कैप्सूल ऑन्कोटिक प्रेशर। सो ये क्या करेगा, ये भी एक उल्टा प्रेशर देगा, ठीक है, जो रहेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, बाउमेंस कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। अब जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, इस नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का दो चीज़ रहेगा। एक चीज़ जो यहाँ से ऊपर के एरिया से यहाँ से नीचे प्रेशर दे रहा है, मतलब जो पॉजिटिव प्रेशर है, माइनस क्या होगा, जो उल्टा प्रेशर दे रहा है, ठीक है, मतलब जो नेगेटिव प्रेशर आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का माइनस करेंगे तो क्या होगा, नेट प्रेशर आएगा, ठीक है। नेट प्रेशर कितना पड़ रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के ऊपर। सो पॉजिटिव प्रेशर में अभी क्या आया, पॉजिटिव प्रेशर में जो चीज़ आया वो है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सो कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और यहाँ पे नेगेटिव में क्या आया, नेगेटिव में आया बाउमेंस कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अभी ब्लड में एक मेजर कंपोनेंट है एल्बुमिन। अब एल्बुमिन के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, एक सेकंड में समझेंगे। सो यहाँ पे और एक चीज़ आ रहा है एल्बुमिन, ठीक है। एल्बुमिन क्या करता है, अपनी तरफ ब्लड को अपनी तरफ वाटर को खींचता है, ठीक है। तो एल्बुमिन क्या चाहेगा, सारा पानी इसके साइड में रहे। तो इस प्रेशर को क्या कहते हैं, इस प्रेशर को कहते हैं हम ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ये वाला क्या होगा, ग्लोमेरुलर कैप्सूल ऑन्कोटिक प्रेशर, सॉरी ग्लोमेरुलर कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है। अब एक ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक प्रेशर यहाँ पे प्रेशर देगा एक, ठीक है। क्या करेगा, ये प्रेशर नेगेटिव प्रेशर है तो उल्टा दिखाते हैं। तो ये क्या करेगा, ये एक प्रेशर देगा, मतलब उल्टा खींचेगा पानी को, ठीक है। तो ये अंदर से पानी को ऐसे बाहर खींचने का कोशिश करेगा। और यहाँ पे बाउमेंस स्पेस में सेम तरीका का हम एक प्रेशर के बारे में सोच सकते हैं जो इसको काउंटर करेगा, ठीक है, जो इसको काउंटर करेगा, मतलब बाउमेंस कैप्सूल ऑन्कोटिक प्रेशर। अब क्या होता है, ये मेम्ब्रेन अगर हेल्दी रहेगा, ये मेम्ब्रेन मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन अगर हेल्दी रहेगा तो कोई भी प्रोटीन यहाँ पे अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो इधर कोई भी प्रोटीन नहीं आया तो बाउमेंस कैप्सूल ऑन्कोटिक प्रेशर नॉर्मल पेशेंट में क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली होगा ये 0, ठीक है। तो इसको मेजर करने का कोई ज़रूरत नहीं है नॉर्मल केसेस में। बट अगर इस मेम्ब्रेन में कोई डिजीज़ आ गया और सारे प्रोटीन यहाँ पे आ रहे हैं, तब हमको बाउमेंस कैप्सूल ऑन्कोटिक प्रेशर को अकाउंट में लेना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर में ऐड करते हैं और नेगेटिव प्रेशर में ऐड करते हैं। बाउमेंस कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एक हम लोग नेगेटिव कर रहे थे, तो इससे एक नेट प्रेशर बनेगा। इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे ग्लोमेरुलर कैप्सुलर ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक। अभी जो ग्लोमेरुलर कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इसको डिनोट किया जाता है कॉमनली PGC से, और ब्रोंको कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को डिनोट किया जाता है PBC से, और ग्लोमेरुलर कैप्सुलर ऑन्कोटिक प्रेशर को डिनोट किया जाता है PGC से। और सिमिलरली बाउमेंस कैप्सुलर ऑन्कोटिक प्रेशर को डिनोट किया जाता है PBC से, ठीक है। तो जो फॉर्मूला है बुक में, जो फॉर्मूला दिया गया है वो है GFR इक्वल टू बाद में आते हैं। पहले GFR डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर के ऊपर,
ठीक है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या होगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर रहेगा पी जी सी माइनस पी सी, टोटल का माइनस करेंगे, पाई जी सी माइनस पाई बी सी। सो ये जो बाउमेंस कैप्सूल है इसको किसी किसी जगह बाउमेंस स्पेस भी लिखा गया है, एंड मेरे को लगता है वो ज़्यादा करेक्ट है, बट बाउमेंस स्पेस बाउमेंस कैप्सूल आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पी बी एस या फिर पी बी सी लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का फॉर्मूला। अब ये कैलकुलेट करके देखते हैं कितना प्रेशर नॉर्मल केस में रहता है, ठीक है। नॉर्मल केस में कितना प्रेशर रहता है। अभी इतना टेक्नोलॉजी आ गया है कि हम लोग इसका प्रेशर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है दैट इज नियरली 55 mmHg, ठीक है। इसके कॉन्ट्रास्ट में जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है या फिर बाउमेंस स्पेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है दैट इज 15 mmHg, 15 mmHg। ग्लोमेरुलर ऑन्कोटिक प्रेशर रहता है 30 mmHg। तो अभी इनको इनपुट करते हैं और देखते हैं कितना हो रहा है। सो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज दैट इज 55 माइनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ बाउमेंस स्पेस या फिर बाउमेंस कैप्सूल दैट इज 15, एंड इनमें से माइनस करेंगे 30 ऑन्कोटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर और ये है 0। सो 55 माइनस 45 दैट इज नियरली इक्वल टू 10 mmHg, ओके। सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज 10 mmHg। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, जो ये पाई बी सी है, ठीक है, मतलब पाई बी एस भी बोल सकते हैं, जो बाउमेंस स्पेस का ऑन्कोटिक प्रेशर है ये इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर नहीं रहेगा, ठीक है, जो जिससे क्या होगा जी एफ आर भी कम हो जाएगा, और जी एफ आर कम हो गया दैट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर रेनल फेलियर। सो नाउ हम जी एफ आर का अगर फॉर्मूला निकालने जाएंगे तो फिर यहाँ पे हम लोग को एक कांस्टेंट चाहिए होगा जिसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। और उसके बाद जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहेगा, पी जी सी माइनस पी बी एस या फिर पी बी सी, यहाँ पे बी एस लिखते हैं, फिर पाई जी सी माइनस पाई बी एस। So that is the formula of GFR. This filtration coefficient is can be manipulated by the surface area. So surface area से ये changes हो सकता है, और permeability of glomerular filtration membrane, ठीक है। तो surface area जो ये यहाँ पे जो सरफेस एरिया रहता है, देखिए यहाँ पे जो ए वाला जो सरफेस एरिया है, ए वाला ये सरफेस एरिया है ना, तो दिस इज सरफेस एरिया। सो ये सरफेस एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ से आर्टरी निकल रहा है और यहाँ से एफरेंट आर्टिकल जा रहा है, तो दिस इज अ केस। यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, अच्छे से होगा। तो सरफेस एरिया कम किस डिजीज़ में होता है, सरफेस एरिया कम होता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी में। सो डायबिटिक नेफ्रोपैथी में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे डिपॉजिट होते हैं, तो डिपॉजिट के वजह से क्या होता है, ये वाला एरिया थिकर हो जाता है। थिकर होने से क्या होता है, सरफेस जो एरिया होता है वो कम हो जाता है। सो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, सो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, एक चीज़ है, और दूसरा चीज़ जो है परमिएबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। परमेबिलिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जीएफआर भी ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो जीएफआर क्या होगा, जीएफआर भी ज़्यादा होगा। सो परमेबिलिटी किस डिजीज़ में ज़्यादा हो जाता है, जैसे नेफ्राइटिस में क्या होता है, नेफ्राइटिस में ये परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे क्या होता है, इससे प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा लूज होता है, मतलब एल्बुमिन भी बहुत ज़्यादा लूज होता है। सो जो एक कोफिशिएंट है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर एंड परमेबिलिटी के ऊपर, ठीक है। अब जो ये प्रेशर है, जैसे ग्लोमेरुलर हाइड्रोटिक प्रेशर, ये भी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है ब्लड प्रेशर के ऊपर, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा वो भी ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इस पिक्चर को थोड़ा साफ कर लेते हैं। सो हम लोग पढ़े थे, ब्लैक से दिखाए थे ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बीपी बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आएगा तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तब बहुत ज़्यादा होगा, और 55 नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर ज़्यादा जीएफआर निकलेंगे, मतलब जीएफआर भी बढ़ जाएगा। तो जिनका बीपी ज़्यादा होगा उनका जीएफआर भी ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद आते हैं, सो बाउमेंस स्पेस का प्रेशर कब ज़्यादा होगा, जब इस फनेल में कुछ फंस जाएगा, जब ये जो फनेल एरिया है यहाँ पे कुछ फंस जाएगा। तो यहाँ पे क्या फंस सकता है, कलेक्टिंग डक्ट में स्मॉल सा स्टोन है, या फिर पेल्विस में, रेनल पेल्विस में अगर रेनल स्टोन है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा आएगा। रेनल स्टोन के बारे में हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। रेनल स्टोन के साथ और एक चीज़ जो हो सकता है वो है हाइड्रोनेफ्रोसिस।
सो देयर इज़ अगर वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, या फिर किसी सर्जिकल प्रोसीजर के टाइम पे यूरेटर पे कोई इंजरी हो गया और वो जगह बंद हो गया तो फिर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। स्टोन की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, या फिर कोई कॉन्जेनिटल डिजीज़ है तो इससे क्या होगा, बाउंस स्पेस का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो ऑन्कोटिक प्रेशर है वो कब बढ़ेगा, जब प्रोटीन बढ़ जाएगा। तो प्रोटीन कहाँ पे बढ़ सकते हैं, प्रोटीन बढ़ सकता है अगर कोई डिजीज़ है जैसे मल्टीपल माइलोमा, ठीक है, मल्टीपल माइलोमा में जैसे प्रोटीन बढ़ गया तो ठीक है। अब प्रोटीन कम होने से क्या होगा, प्रोटीन कम होने से फिर फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। प्रोटीन ज़्यादा होने से क्या करेगा, वो वाटर को ज़्यादा खींचेगा तो फिर GFR क्या होगा, वाटर को ज़्यादा खींचेगा तो GFR कम हो जाएगा। अब अगर प्रोटीन कम हो गया, जैसे कोई लीवर डिजीज़ है, ठीक है, लीवर से एल्बुमिन ठीक ठाक प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है, या फिर प्रोटीन कम खा रहा है, या फिर कोई GI का इन्फेक्शन है, दिस इज कंडीशंस में क्या होगा, बॉडी में प्रोटीन एल्बुमिन कम हो जाएगा। एंड बाउंस स्पेस का जो ऑन्कोटिक प्रेशर है ये कब 0 से ज़्यादा होगा, जब यहाँ पे प्रोटीन आएगा, ठीक है, जब प्रोटीन ज़्यादा आएगा। तो प्रोटीन ज़्यादा आ सकता है कब, जैसे यहाँ पे हम लोग एक नेफ्राइटिस के बारे में बात कर रहे थे, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यहाँ पे प्रोटीन आएगा। अभी हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझेंगे जो है रेनल क्लियरेंस, ठीक है, रेनल क्लियरेंस। इसमें बहुत लोगों का मतलब समझ में नहीं आता है, डाउट रहता है। सो रेनल क्लियरेंस क्या है, तो क्लियरेंस मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को ब्लड से निकालना, सिंपल सा चीज़। तो नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा उस चीज़ का ब्लड में अभी भी कितना प्रेजेंट है, जितना ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा उतना अच्छा क्लियरेंस हुआ है, ठीक है। और ऊपर क्या रहेगा, जितना क्लियर हुआ है, सो अमाउंट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किडनी का फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो यूरिन में कितना एक्सक्रीट हुआ है पर टाइम तो देखना पड़ेगा, और नीचे अभी ब्लड में कितना कॉन्सेंट्रेशन बाकी है। अमाउंट ऑफ एक्सक्रीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूरिन में जितना कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, यूरिन में जितना उस सब्सटेंस का पकड़ लीजिए वो एक चीज़ का क्लियरेंस हम डिटरमाइन कर रहे हैं, तो एक सब्सटेंस का यूरिन में कॉन्सेंट्रेशन कितना है इनटू कितना रेट पे वो निकला है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग देखते हैं कि मिलीग्राम पर ml में अगर है यूरिन में, मैं समझाने के लिए जस्ट बोल रहा हूँ, 1 मिलीग्राम पर ml कॉन्सेंट्रेशन में यूरिन में है, और ठीक है, और निकल रहा है 1 ml पर मिनट। तो फिर कितना अमाउंट एक्सक्रीट किया, दोनों की इंटू करेंगे तो 1 मिलीग्राम पर मिनट एक्सक्रीट हो रहा है। ओके, क्लियर। और नीचे कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड रहेगा, दैट इज px, ठीक है, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक सब्सटेंस। अभी क्लियरेंस से हम लोग अगर फिल्ट्रेशन रेट निकालना चाहें, फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अभी हम लोग अगर फिल्ट्रेशन रेट निकालना चाहते हैं तो हमें कोई ऐसा सब्सटेंस चाहिए होगा जो पूरे ग्लोमेरुलस, उसके बाद पूरे नेफ्रॉन से, फिर लूप ऑफ हेनली से, फिर कलेक्टिंग डक्ट से कहीं पे से जा रहा है, बट उसका कोई एब्जॉर्प्शन भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसको कोई निकाल ले रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है बीच में, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर उसमें कोई सिक्रेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, अगर एब्जॉर्प्शन या फिर सिक्रेशन एडअप हुआ या फिर नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे जो फिल्टर हो रहा है इस एरिया पे, वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाद में तो मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग परफेक्टली नहीं बोल सकते यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे कितना वो फिल्टर हुआ था। तो हमें एक ऐसा चीज़ चाहिए जो नाइदर एब्जॉर्ब नॉट सिक्रेटेड बाय नेफ्रॉन, ठीक है, एनी पार्ट आफ्टर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होकर, ठीक है, फिल्ट्रेशन होने के बाद कोई एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन नहीं चलेगा। तो ऐसा चीज़ से हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को तय कर सकते हैं। और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक पॉलीसेकेराइड जो है इन्यूलिन, ठीक है, ये इन्यूलिन या फिर और भी बहुत सारी चीज़ हैं जिसको हम वेनस तरीके से देंगे बॉडी में, और फिर उसके बाद हम उसका एक्सक्रीशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उससे हम प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन जो रेट है वो हम लोग जान पाएंगे, ठीक है, ग्लोमेरुलर से कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है बॉडी में। और एक चीज़ है क्रिएटिनिन, ठीक है, क्रिएटिनिन बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होता है। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट करता है GFR को, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है GFR को। बट इस क्रिएटिनिन से हम लोग बहुत इजीली क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को कोई इंट्रावेनस इन्यूलिन देने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग बॉडी के क्रिएटिनिन से डिटेक्ट कर सकते हैं। बट मोर परफेक्ट बोल सकते हैं इन्यूलिन है। तो दैट इज रेनल क्लियरेंस, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट मेन मैकेनिज्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन।